Hello my dear students, how are you? I hope that you will be very well and I am also very well. Today I am going to discuss क्वेश्चन बैंक ऑफ IIT। तो चलो मैं आज क्वेश्चन बैंक IIT का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी सेंटर ऑफ मास का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। किसका? सेंटर ऑफ मास का। मैं फर्स्ट लेक्चर आपको मैंने बताया था और सेकंड लेक्चर मैं 10 तक आपको मैं करवा चुका हूँ। 11 नंबर से IIT का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सीरियल नंबर से आप लोग देखते जाओ, आपको मैं डिटेल आपको बताते जा रहा हूं। क्या कहता है? 2 blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass। negligible mass कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? मासलेस। कहता है कि 2 ब्लॉक है, इसको लाइट स्प्रिंग से कनेक्टेड किया गया है। लाइट कहने का मतलब नेग्लिजिबल मास, मासलेस। प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब म्यू का वैल्यू क्या है? 0 है, स्मूथ है। फर्दर क्या कहता है? एन इंपल्स गिव्स ए वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकंड टू द हेवियर ब्लॉक। एक है आपका 10 केजी का और दूसरा है 4 केजी का। तो हेवियर ब्लॉक कौन हो जाएगा? ये। इसको कहता है कि इंपल्स के थ्रू जो है वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड दिया गया है। क्लियर? फर्दर कहता है क्या? द वेलोसिटी ऑफ सेंटर, बहुत आसान क्वेश्चन है, VCM डायरेक्ट निकाल दो। तो VCM बराबर क्या जानते हो? m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2, यही जानते हो ना? यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो m1 किसी को m1 m2 ले सकते हो, किसी को मान सकते हो। चलो इसको मैं m1 मान लिया। तो 10 इंटू कितना? 14। और ये क्या है? रेस्ट में ना है, जिस समय ये मारेगा उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो ये कंप्रेस होगा तब वो बढ़ेगा, लेकिन जिस समय इसको आप इंपल्स दिए हो उस समय तो ये रेस्ट में था। इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 4 × 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 + 4, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 140/14 मतलब 10। क्लियर? देख रहे हो ना कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स सच दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज। आपको लीनियर मोमेंटम आपको बाबू क्या दिया हुआ है? P = देखो बोल्ड फेस लेटर है, मतलब वेक्टर फॉर्म है, = a I कैप cos kt माइनस j कैप साइन kt। यही है ना? देखो आई कैप जे कैप लास्ट में लिख सकते हो, पता रहे यार आगे पीछे गुना करने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। p ये ब्रैकेट वाला केवल क्या बताता है कि p किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। आप इसको लेकर के चल भी सकते हो, नहीं भी लेकर के चल सकते हो। डायरेक्ट dp/dt लिख सकते हो या ब्रैकेट में t लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? यही हो गया फोर्स। dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है? फोर्स देता है, एक्सटर्नल फोर्स देता है कि नहीं? क्लियर है? यही जब एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो 0 होगा तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। इसलिए p बराबर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो वो हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, चलो यहां पर ध्यान दोगे, इसको dp/dt फाइंड करोगे तो क्या होगा? ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन kt, और जितना कांस्टेंट में वेरिएबल से गुना होता है उससे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है इनटू k। और ये i कैप माइनस साइन का हो जाएगा cos kt, और फिर कांस्टेंट से गुना हो जाएगा तो k से गुना, ये हो जाएगा j कैप। यही हो जाएगा ना dp/dt। क्लियर है? अब देखो ये दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट करके निकाल लो। ऐसे क्रॉस से भी एंगल निकाल सकते हो, लेकिन क्रॉस वाला थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो p.f निकालो, क्या होता है? तो i को i के साथ गुना किया जाता है डॉट प्रोडक्ट में, j को j के साथ। तो कितना हो जाएगा? ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और साइन kt इंटू ए को किए भी हो जाएगा इंटू k साइन kt इंटू कॉस kt। क्लियर? इसको देखो
ए से गुना करोगे, यहाँ भी ए से गुना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 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 प्लस, यानी ए स्क्वायर एक के हो जाएगा इंटू साइन के टी इंटू कॉस के टी हो जाएगा ना। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान देना, इधर ये देखो तो दोनों सेम है कि नहीं, कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब कि टी डॉट एफ जीरो हो गया, इसका क्या मतलब समझा? दोनों परपेंडिकुलर होगा। जब भी ए डॉट बी जीरो आता है तो दोनों क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ए डॉट बी बराबर जीरो, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर है? वेयर ए और ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, इसका मतलब निश्चित रूप से cos 90 होगा, एंगल जीरो होगा, सॉरी एंगल 90 होगा। एंगल 90 तो cos 90 क्या होता है? जीरो। यहां से P परपेंडिकुलर टू F हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ P और F का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या जीरो आएगा? क्या नहीं आएगा। इसका भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा। जब P और F जीरो नहीं है, जीरो वेक्टर नहीं है, तो निश्चित रूप से एंगल के कारण जीरो होगा। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो कॉस के कारण जीरो हुआ है, तो थीटा 90 होगा तब ना कॉस का वैल्यू जीरो होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर ना? ये IIT 2007 में पूछा गया। अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन तो यार नीट में डाल ही सकता है ना, तो इसलिए IIT वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट कर दिया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। इसलिए आप लोग IIT का क्वेश्चन बैंक हर हाल में मत के जाओ। जो नीट के तैयारी कर रहे हो ना, उसको बाकी फिजिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। IIT का क्वेश्चन बैंक मत के जाओ, आपको ऐसे ही हो जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट पर आप मेहनत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या करता है। कहता है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो। कहता है कि जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है उसका रिजल्टेंट जीरो है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। देन फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम किसको कहा जाता है? जिसका एक्सीलरेशन जीरो होता है। जिसका एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। वन कैन श्योरली से दैट जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो टोटल लीनियर मोमेंटम उसका क्या होगा दोस्तों? कंजर्व होगा। कंजर्व मतलब चेंज नहीं होगा। यही ऑप्शन तो हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर। फिगर में देखो, कहता है विच हैज बीन ड्रॉन विथ इंक, यानी ऐसा इंक से ड्रॉ किया गया है, इंक ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस, मतलब कि लाइन का थिकनेस क्या है? यूनिफॉर्म है। कहता है द मास ऑफ इंक यूज्ड टू ड्रॉ ईच ऑफ टू इनर सर्किल्स। टू इनर सर्किल्स कौन है? यही ना, each of two inner circles and each of two line segments। line segment ये is m, मतलब कहने का मतलब सबका मास क्या दिया हुआ है दोस्तों? m दिया हुआ है। यानी इस सर्कल का भी मास m, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m, लाइन सेगमेंट का भी मास। क्लियर? आगे पढ़ो क्या करता है। द मास ऑफ द इंक इज टू ड्रॉ द आउटर सर्कल इज 6m। ये बाहर वाला सर्कल का जो मास है 6m है। देखो डेटा आप लिखते जाओगे ना तो समझो 30% आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको समझो जैसे डेटा लिखोगे दिमाग आपका काम करना शुरू। डेटा जरूर लिखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स आर, आउटर सर्किल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, मतलब कि इसका आउटर सर्किल का कहां पर है? सेंटर ऑफ मास, ऑरिजिन पर, मतलब टोटल मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, यानी टोटल मास इसका यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। आगे देखो लेफ्ट इनर सर्किल, लेफ्ट इनर यही ना लेफ्ट होगा। इसका मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसका मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इसका मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है और इसका मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। क्लियर?
द बाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक इन दिस ड्रग। बताओ थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है कि नहीं? खाली बस इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन है थर्ड ग्रेड, बाइसियम बराबर M1/1 जानते हो, तो फॉर्मूला क्यों डायरेक्ट लिख दे M1/1? आप फॉर्मूला एग्जाम में मत लिखो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ, क्योंकि फॉर्मूला भी लिखने में आपको टाइम टेकन होगा। हम तो आपको समझा रहे हैं तब ना लिख रहा हूँ। M2/2 प्लस M3/3 प्लस M4/4 चाहिए ना? एक और है 5 M5/5 बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M5। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो, इधर बाई CM आपको फाइंड करना है। M1 किसी को आप ले सकते हो, याद रखना M1 M2 किसी को भी आप ले सकते हो। आप इसको M1 मान सकते हो, इसको भी M1 मान। अरे यार आगे पीछे जोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, इसलिए किसी को M1 M2 ले सकते हो। चलो सीरियल नंबर से ले रहे हो इसको M1, तो उसका मास है 6M, तो 6M इंटू बाई कोऑर्डिनेट 0, केवल बाई वाला देखना है, x वाला नहीं, क्योंकि बाई सेम निकालना है। xm निकालना तो x कोऑर्डिनेट वाला देखोगे m इंटू a। क्लियर? सीरियल नंबर से ले रहा हूं ताकि आपको ऐसा नहीं कि कभी इसको ले लेना कभी इसको, कंफ्यूज रहो किसको जोड़े किसको नहीं जोड़े। m इंटू a एग्जाम में कैलकुलेशन भी करने का तरीका सीखना चाहिए। यहाँ पर m इंटू 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर m इंटू -1 हो जाएगा, -a हो जाएगा, डिवाइडेड टोटल मास। तो टोटल मास कितना है बता दो? टोटल कितना था? 5 था ना, तो 6m इसका, बाकी सबके m है, तो 4m हो गया उधर। 4m और 6m 10m, 10m कर दो 10। क्लियर? सब कुछ जोड़ दिया, टोटल मास कितना हो जाएगा? देखो ये -m है m है, ये वो कैंसिल हो जाएगा नहीं, और ये तो 0 ही हो गया, ये 0, तो m डिवाइडेड बाय 10 है, a/10। कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन था पता चला ना आपको? a/10 व्हिच इज करेक्ट? a है जी, 9 मार्क्स समझ रहा, दिस इज a/10। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? क्वेश्चन तो देखने में भयानक भारी भरकम लग रहा था, आंसर ये आ गया। क्लियर? समझ गया? चलो अब इसके आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2 स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेज, दोनों का मास सेम है, starts moving in opposite direction from a point A in horizontal circular orbit। देख रहे हो ना? कहता है their tangential velocities are v and 2v, v और 2v दिया हुआ है respectively as shown in figure। Between collisions the particles move with constant speeds। कहता है कि आपको मान के चलना है कि सब जो है constant speed से मूव कर रहा है। After moving how many elastic collisions other than at A, मतलब ये वाला को छोड़ के जी, these two particles will again reach the point A। अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर मास सेम है तो टकराने के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज होगा नहीं? चलो देखो, यही है। यहां पर मान करके यहां से चलना शुरू किया, तो एक जो है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? v, और दूसरे का 2v है नहीं। अब इसको क्या करो, इसका डबल वेलोसिटी है, तो निश्चित रूप से डिस्टेंस भी डबल जाएगा नहीं, डिस्टेंस डबल जाएगा मतलब एंगल भी डबल बनाएगा, एंगल भी डबल बनाएगा। तो ये डबल बनाएगा, ये एक बार बनाएगा। क्लियर? तो ये एक बार आया होगा, ये डबल बनाएगा। तो टोटल 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, तो टोटल एंगल 360 होता है, तो 360 होता है तो 120 120 होगा नहीं, 120 120
ये 120, ये भी 120, ये भी 120। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दो इधर, ये वाला घूम करके यहां पर आया होगा, तो ये वाला घूम करके यहां पर आया होगा, यहां पर आकर के टकरा गया होगा नहीं, तो एक कोलिजन हो गया, इसको छोड़ करके ये वाला छोड़ के कर रहा है, यहां पर एक कोलिजन हुआ, दिस इज फर्स्ट कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन के बाद अब देखो क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहां पर ये 2v से आया था, इधर v से आया था, तो अब इसका टकराने के बाद हो जाएगा v, इसका हो जाएगा 2v, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज फर्स्ट कोलिजन। अब देखो इसका 2v हुआ तो ये डबल एंगल आएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, तो यहां पर जो है इसका और एक ये हो जाएगा, तो इसका वाला वेलोसिटी था 2v, इसका वाला था v, अब उल्टा होगा, ये हो जाएगा 2v टकराने के बाद, और ये हो जाएगा v, बोलो होगा क्लियर? दिस इज सेकंड कोलिजन, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी में दिखाया हूं। अब देखो v हो गया, इसका 2v, तो ये डबल एंगल जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा सिंगल एंगल, पहुंच तो गया, कहता है कि दोबारा कितना कोलिजन के बाद आएगा, तो दोबारा पहुंच गया कि नहीं, तो कितना कोलिजन हुआ होगा, दूगो, एक हुआ दूगो, तो दुए को ना कोलिजन हुआ बाबू, दो कोलिजन हुआ। क्लियर? कितना कोलिजन हुआ? 2 कोलिजन हुआ। कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, दो ही ना कोलिजन होगा, 2 कोलिजन के बाद दोबारा वहां पहुंच गया, यही तो आपसे पूछ रहा था। चलो ये क्वेश्चन समझ गया, केवल बस लॉजिक था इसमें, बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो। क्वेश्चन इतना लॉन्ग बना देता है आईआईटी वाला, देखो क्वेश्चन में जान नहीं रहता, क्वेश्चन को टोटल डेटा क्वेश्चन में डालने के कारण लंबा बना देता है, स्टूडेंट देखता है पहले ही उसको हार्ट फेल हो जाता है। क्लियर है ना? तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और डेटा लिखोगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा छोटा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा दोस्तों? छोटा बन जाएगा। तो डेटा को जरूर लिखते चलो, डेटा यदि आप लिखते चलते हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा छोटा। क्या कहता है? ए बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन ए वर्टिकल कोस्ट ऑफ हाइट। अब बताओ ना, ये हाइट यहाँ पर लिखे के क्या जरूरत है आपको? खाली बस क्वेश्चन को लंबा बनाने के लिए, ये डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता 5 मीटर, तो लिखने का क्या जरूरत है? समझ गया ना? और हम जो अपना क्वेश्चन देता हूँ मैक्सिमम जो है फिगर में ही डेटा दे देता हूँ, जिसके कारण क्वेश्चन हो जाता है छोटा, लेकिन उसको भी टोटल दिया जाए ना तो हाफ पेज का क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेटा को लिखते जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा छोटा। मास दे दिया है, ये बॉल ऑफ मास 0.2 kg। क्लियर? इस बॉल का मास है 0.2 kg। रेस्ट ऑन ए वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर, ए बुलेट ऑफ मास 0.01 kg। यही मान लो कि बुलेट है, बुलेट का मास है 0.01 kg। कहता है कि ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड, देख रहे हो v से जा रहा है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हिट्स द सेंटर ऑफ द बॉल, सेंटर को हिट किया है। कहता है कि आफ्टर द कोलिजन द बॉल एंड बुलेट ट्रैवल इंडिपेंडेंटली, मतलब कि दोनों अलग अलग ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो ये तब हुआ होगा जब ये बुलेट आर पार हो गया होगा। नहीं, क्लियर है? कहता है द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। बॉल जो है 20 मीटर पर यहाँ पर गिर गया, तो बॉल के लिए रेंज ये हो गया। नहीं, और हॉरिजॉन्टली तो सबका तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुआ होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में डायरेक्ट जाते हैं ना ये रेंज निकालने के लिए। आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आर बराबर होता है u√2h/g। पढ़े हो ना? √2h/g टाइम हो गया, और ई वो स्पीड। क्लियर? यही फॉर्मूला लगा देना। आर एक केस में 20 दिया हुआ है, एक केस में 100 दिया हुआ है, बुलेट के लिए 100 दिया हुआ है। क्लियर? द बॉल हिट्स द ग्राउंड एट
distance of 20 meter and bullets at a distance of 100 meter from the foot of the post. Clear है ना? 100 meter स्टेट किया. The initial velocity v of the bullet. बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है बाबू. तो चलो यहाँ से आप दोनों को दिया हुआ है बुलेट का बॉल का, तो दोनों का वेलोसिटी नहीं निकल जाएगा. जब वेलोसिटी निकल गया तो यहाँ जब भी, क्या मैंने बताया था कि जब भी कोलाइड कर रहा है तो मोमेंटम को कंजर्व जरूर करना है. एक बात तो ध्यान रखना. तो ये मोमेंटम को कंजर्व कर दोगे, वहां से भी निकल जाएगा. प्रोसेस समझा कि नहीं? ये दिया है यू निकालने के लिए, एच मालूम है, जी जाने रहे हो, आर दिया हुआ है, यू दोनों का निकल जाएगा, बुलेट का बॉल का. और फिर क्या कर देना दोस्तों, मोमेंटम को कंजर्व कर देना, तो वहां से बुलेट की वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा. क्लियर? चलो देखो इधर, एक केस में यही फॉर्मूला लगाओगे. ये एक का E1 मान ले रहा हूं. ये बॉल गिरा था ना 20 पे, U1 रूट अंडर 2h, h की जगह 5 और g की जगह 10. देखो कैलकुलेशन में आईटी में इतना आसान आता है ना कि तब इजीली कट जाएगा. U1 कितना हो गया 20. आपसे यार फिजिक्स ना पूछ रहा है कि मैथ पूछ रहा है. R बराबर U2 रूट अंडर 2h बाई R 100 हो जाएगा. U2 ये तो 1 आ गया, तो 1 लिखो ना डायरेक्ट. ये तो कैंसिल होके 1 आ गया, तो U2 100 हो गया. वाह क्या मजेदार क्वेश्चन है यार. देख रहे हो एकदम कैलकुलेशन गजब हो रहा है. क्लियर? अब मोमेंटम को कंजर्व कर दो. तो देखो बॉल यही था ना पहले, अब बुलेट इधर से आ रहा था, बुलेट का वेलोसिटी भी था. इसका मास कितना था बाबू? इसका मास है 0.2 और उसका 0.01. 0.2 और 0.01. क्लियर? मोमेंटम कंजर्व कर दो यार. तो देखो राइट साइड को प्लस लोगे, लेफ्ट को माइनस ले लो. नहीं, कोलिजन बताया था ना कि एक साइड प्लस एक साइड माइनस ले लो. इसको क्या लिखोगे? मास इनटू वेलोसिटी प्लस, ये तो शुरू में रेस्ट में था, फाइनल मोमेंटम. बुलेट का वेलोसिटी हो गया कितना 100 आया, और दोनों राइट साइड ही गया है तब ना, राइट साइड डिस्टेंस ट्रैवल किया. बॉल का 0.2, राइट साइड को पॉजिटिव लिया था. ये कितना था 20 बन गया. भी निकाल लो. क्या मजाक है क्वेश्चन का यार. तो v बराबर यहाँ पर गुना करोगे तो कितना 1 आ जाएगा ना. ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.01, मतलब 100 ऊपर चल जाएगा. तो 500 मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया बुलेट का वेलोसिटी. क्लियर? बुलेट का वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड. प्रोसेस में समझो क्या मैंने बोला था, जब भी टकराए मोमेंटम कंजर्व करना होगा. क्लियर? और यहां से U1 U2 निकल गया. क्लियर? रेंज दे दिया. ठीक है यहां तक? चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से करो. 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास m is projected from the ground with an initial speed u naught at an angle alpha with the horizontal. देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि एक लाइन पढ़ो और फिगर बनाओ. तो यहां पर क्या कहता है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, कितने एंगल पर? अल्फा एंगल पर, u naught से. क्लियर है? कहता कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, हाईएस्ट पॉइंट यही हुआ ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी. तो यहां पर इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा u cos अल्फा, तो u naught cos अल्फा. क्लियर है? फर्दर क्या कहता है? इट मेक्स कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन विद द अनदर आइडेंटिकल पार्टिकल. पार्टिकल का मास सेम है,
which was thrown vertically upward from the ground with same initial speed u naught. क्लियर है ना? कहता है कि सेम इनिशियल स्पीड u naught से प्रोजेक्ट किया गया है। यही देखो बॉल को प्रोजेक्ट किया रहा है ये छोटू। क्लियर है ना? ये एडी भी कहने का मतलब एडवांस का क्वेश्चन है, एडी एडवांस का क्वेश्चन। देखो ना, थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन ही एडवांस में भी बना देता है, इसलिए एडवांस भी काफी आसान होता है। चलो यहां पर ध्यान देना है, बहुत आसान है। कहता है कि यू नॉट वेलोसिटी से ही, स्पीड से ही इसको प्रोजेक्ट किया गया। कितना से? यू नॉट से। क्लियर? फर्दर देखो क्या कहता है। द एंगल दैट कंपोजिट सिस्टम मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो कहता है कि जस्ट टकराने के बाद कितना एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये फाइंड करना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले टकराने के पहले जस्ट वेलोसिटी निकाल लो। टकराया है तो कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व करोगे। ये यहां पर जो है जस्ट टकराने के पहले वेलोसिटी इसका निकाल लो, इसका भी निकाल लो। क्लियर? चल देखो इधर, तो जस्ट टकराने के पहले वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसका वो तो यू नॉट कॉस अल्फा है, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लिखोगे, u नॉट स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। h इज द मैक्सिमम हाइट, यही वेलोसिटी होगा ना? क्लियर? अब h का वैल्यू पुट कर दो, u नॉट का स्क्वायर माइनस 2g इंटू u नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, यही होता है। 2g कैंसल, तो u नॉट का स्क्वायर कॉमन कर लोगे और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या दे देगा? कॉस स्क्वायर अल्फा दे देगा, यानी इतना दे देगा। क्लियर है? u नॉट स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या देता है? कॉस स्क्वायर अल्फा। रूट से बाहर होगा तो ये आ गया। क्लियर है? दोनों का स्पीड सेम हो गया, उसका हाईएस्ट पॉइंट पर भी cos अल्फा, u नॉट cos अल्फा, इसका भी। अब मोमेंटम को कंजर्व कर दो, तो देखो ना, इसका किधर है? एक्स एक्सिस के तरफ, मास दोनों का सेम है, u नॉट cos अल्फा आई के, और उसका हो जाएगा m इंटू यू नॉट साइन अल्फा, ये जे के बराबर मास डबल ना हो जाएगा। कहता है कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है। क्या है दोस्तों? कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, ऐसा हो जाएगा। ब्रैकेट क्यों दे रहे हो? हटा दो। तो 2mv। क्लियर? अब यहां से v निकालोगे, मास देखो ना कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो v निकालोगे तो क्या हो जाएगा? u नॉट cos अल्फा बाई 2 आई के प्लस u नॉट साइन अल्फा, सॉरी दोनों तो कॉस ही ना था जी, एक सेकेंड, दोनों कॉस ही आया था ना, कॉस, और ये भी आया कॉस, यानी जस्ट टकराने के पहले इस बॉल का वेलोसिटी कितना है? u नॉट cos अल्फा, तो u नॉट cos अल्फा, ये जे कैप, अब बाई क्या हो जाएगा? 2, ये 2 से डिवाइड जो हुआ था। अब देखो आपको एंगल पूछ रहा है, चाहे तो आप यहां से आंसर कर सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट और बाई कोऑर्डिनेट सेम है, जब एक्स वाला बाई वाला सेम होता है तो tan थीटा निकालोगे दिस बाई दिस, तो कैंसिल होके 1 आएगा, तो थीटा कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। आंसर आ गया। थीटा कितना बन जाएगा? 45 डिग्री। क्लियर है ना? ये यार दोनों सेम है, तो डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। tan थीटा निकालोगे डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बाई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स वाला से डिवाइड किए हो तो एक्स के साथ एंगल बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, तो कितना होगा? tan थीटा 1 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पल्स ऑफ लाइट ऑफ ड्यूरेशन 100 नैनोसेकेंड, नैनो मतलब 10⁻⁹, is absorbed completely by a small object initially at rest।
क्लियर है ना? पावर ऑफ पल्स इज 30 मिली वोल्ट। पावर का यूनिट वोल्ट नहीं होता है बाबू, ये गलती से दे दिया है, ये मिस्टेक है, मिस्टेक आईआईटी वाला नहीं, ये क्वेश्चन बैंक जो लिखा होगा ना वो मिस्टेक कर दिया होगा। 30 मिली वाट है, 30 क्या है? मिली वाट। पावर का यूनिट वाट ना होता है यार। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो E बराबर mc² होता है, नहीं तो यहां से मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो यहां से P बराबर E/c लिखोगे कि नहीं? E/c हो जाएगा। क्लियर? एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर इंटू टाइम, ये मोमेंटम है, ये हो गया पावर, दोनों पी पी, ये मत समझ जाना, ये हो गया पावर इंटू टाइम, एनर्जी हो गया बाई सी। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा? पावर कितना दिया हुआ है? 30 मिली, मिली मतलब 10⁻³ और टाइम दिया हुआ है 100 नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ और लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸। इसको सोल्व कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या लिखोगे? देखो ना, 10⁸ है, 10⁻ क्या है? 8। एक सेकेंड, लाइन कट गया, थोड़ा सा रुक जाओ। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ना, 8 है ना 10⁻, तो 3 0 कैंसिल कर दो, ये 5 हो जाएगा और 3 कैंसिल हो जाएगा, नहीं ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁻ -12 × 10⁻⁻5 सही है, 10⁻⁻17 हो जाएगा, 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻17 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट होता है ना मोमेंटम का, kg मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻17, यही तो आंसर हो गया। नहीं, 10⁻⁻17 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ, ये एडवांस का क्वेश्चन था, ये भी 3rd ग्रेड का, पीछे वाला भी 3rd ग्रेड का क्वेश्चन था। नहीं, चलो नेक्स्ट, जल्दी नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन क्या करता है? कहता है कि ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ड्रॉप किया जा रहा है। It bounces back to its original position after hitting the surface. After hitting the surface, original position पर पहुंच जा रहा है। क्या कहता है? The force on the ball during the collision is proportional to length of the compression of the ball. क्लियर है? कहता है कि फोर्स जो है किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंप्रेशन का। नेक्स्ट, which of the following sketches describes the variation of its kinetic energy with time? Most appropriately, the figures are only illustrative and not to the scale. कहने का मतलब ये रफली फिगर ड्रॉ किया गया है, स्केल से मेजर करके नहीं है, आपको वही सिलेक्ट करना है इसमें ऑप्शन। तो चलो देखो, काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच ग्राफ है। तो सबसे पहले बॉल को गिरा रहे हो तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v बराबर u + at होता है, u 0 हो जाएगा, gt हो जाएगा, यानी जस्ट टकराने के पहले वेलोसिटी कितना हो। काइनेटिक एनर्जी टकराने के पहले कितना हो जाएगा? हाफ mv²। v का वैल्यू पुट कर दो तो g² t²।
तो काइनेटिक एनर्जी और इसका टाइम का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब k और t ये एक तरह का क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। तो जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म 1 पर पावर 2 है, 1 पर पावर 1 है, तो कैसा ग्राफ होता है? पैराबोलिक होता है। कैसा ग्राफ होता है? पैराबोलिक होता है। अब यहां पर पैराबोलिक ग्राफ कौन दिख रहा है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये पैराबोलिक है यहां तक, देखो क्लियर। तो ये दो तो छट गया, अब ये दोनों में जज करता है। जैसे ड्यूरिंग कोलिजन होगा तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल में। तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा नहीं, और घट के जीरो होगा। लेकिन यहां पर क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट पॉसिबल है। ड्यूरिंग कोलिजन जो है, देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। गाल दबाना तो उसी तरफ बॉल दबेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक कांस्टेंट कर दिया, तो ये तो होगा नहीं। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। अब फिर ड्यूरिंग कोलिजन शुरू में घटेगा, फिर रिटर्न हुए लगेगा तो क्या होगा? फिर अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा। तो वही फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और पैराबोलिक हो गया। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इतना दूर तो पैराबोलिक है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट कर रहा है। ड्यूरिंग कोलिजन कांस्टेंट होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? काइनेटिक कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में, इसलिए काइनेटिक घटेगा। फिर क्या होगा? पोटेंशियल फिर काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ये देखो ड्यूरिंग कोलिजन, अभी क्या होगा? गाल दब गया, हटेगा तो देखो फिर गाल अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। यानी पोटेंशियल फिर कन्वर्ट हो गया किस में? काइनेटिक में। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखो क्या करता है। कहता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0। यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है जी। इसका सेंटर ऑफ मास आपको मैं भी बताया था, बेस से कितना दूर पर होता है? नीचे ज्यादा ना है भारी, तो हाइयर मास की तरफ शिफ्ट होता है। तो h/2 पर तो होगा नहीं, बीचों बीच तो होगा नहीं, हाइयर मास की तरफ शिफ्ट होगा। ये हो जाता है h/4। तो बेस से h/4, तो वर्टेक्स से कितना? h में से h/4 को घटा दो। क्लियर? यहां पर हाइट स्मॉल h लिया है तो स्मॉल h हो जाएगा, तो फिर h/4 पर होगा। क्लियर? सॉलिड कोन का। अब मान लेते हैं कि हॉलो कोन रहेगा, तब क्या होगा? हॉलो कोन पूछ देता तब, ये रहा हॉलो कोन। इसका सेंटर ऑफ मास जो है लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही लाई करेगा, और कहां पे? ये h/3 होता है। ये कितना होता है? h/3 पर, बेस से h/3। टोटल हाइट h, तो वर्टेक्स से कितना? वर्टेक्स से हो जाएगा h माइनस h/3, मतलब 2h/3। यदि हॉलो कोन पूछता तब। हॉलो कोन ये जानते हो, ये सब एकदम मुंह पर होना चाहिए। बहुत लोगों का कहना है, चलो अब एक बात बताता हूं। और देखो ये बहुत पहले का क्वेश्चन नहीं है, 2015 का क्वेश्चन है। बहुत लोगों का कहना है कि कौन सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास मत पढ़ो, ये पूछता ही नहीं। लेकिन मैं पढ़ाता हूं, चाहे वो 11th का बैच हो, चाहे IIT का बैच हो, चाहे नीट का बैच हो, सब में पढ़ाता हूं। हॉलो कोन, सॉलिड कोन, देखो तो पूछा है कि नहीं? पता नहीं यार, लोग क्यों बोल देते हैं पता नहीं, और उसको छोड़ देता है। देखो पूछा हुआ है। इसलिए जितना पढ़ना है पूरा डीपली पढ़ लो। अब बताओ, ये फोकट का ही मार्क्स नहीं है, इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है? खाली ये फॉर्मूला याद, ये तुम्हारा वैल्यू केवल याद रहता
कि h/4 पर होता है, याद कैसे रहेगा? होना चाहिए था बीचों बीच, लेकिन इधर हाइयर मास होता है, हाइयर मास की तरफ शिफ्ट होगा तो इधर कम ना होगा। क्लियर? देखो पूछा तो पूरा डीपली पढ़ना बहुत जरूरी है, और डीपली पढ़ो, उसके बाद देखो डीपली पढ़ने से माइंड में भी आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, क्वेश्चन आप चुटकी में उड़ा दोगे। रट्टा मार के कितना बनाओगे यार, पॉसिबल है? फिजिक्स रटने का चीज है, लोग आते हैं छपवा देते हैं, वैसा नहीं ना होता है, ये कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट जब तक नहीं रहेगा, कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल नहीं है? सब में है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे बात पर बिलीव हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।